हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 2 जनवरी 2024 को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो द हिंदू से लिया गया है, साइन ऑफ द फ्यूचर। इसमें हम इसरो के द्वारा कल लॉन्च किया हुआ C58 मिशन को समझेंगे। एक्सपोसेट सैटेलाइट के बारे में भी बात की जाएगी। ये दोनों ही मिशन साइंटिफिक मिशन है। फोर्थ स्टेज मिशन जो है कंडक्ट किया गया है, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऐसा तीसरी बार किया गया है और इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए प्री और मेंस आस्पेक्ट से। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है इंडियाज़ 1991 क्राइसिस एंड द आरबीआई गवर्नर रोल। 1991 क्राइसिस में जो आरबीआई गवर्नर थे वो कौन थे? एस वेंकटरमनन, जिनका अभी अभी देहांत हुआ है और इसलिए ये आर्टिकल आया हुआ है। GS4 एथिक्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आप इनका नाम आप यूज़ कर सकते हैं लीडरशिप क्वालिटी में, करेज ऑफ कन्विक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ऐसे में भी आप यूज़ कर सकते हैं इस पर्सनालिटी को। हर्षद मेहता वाला कांड भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे और आज का लास्ट आर्टिकल वो है व्हाई डिड FIU इंडिया एक्ट अगेंस्ट वर्चुअल एसेट प्रोवाइडर। ठीक है, ये आर्टिकल प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के बारे में अलग से बात करेंगे। आपको प्रीलिम्स में ये FIU इंडिया के बारे में पूछा जा सकता है। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है साइन ऑफ द फ्यूचर। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस के पर्सपेक्टिव से 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हमेशा स्पेस मिशन से आता है आपको प्री और मेंस दोनों में। हमेशा अगर आप उठा के पैटर्न देख लें पिछले 5-6 साल का, 1-2 साल को छोड़ दिया जाए तो हर साल एक नए क्वेश्चन आपको इसरो के लॉन्च मिशन के बारे में पूछा जाएगा। कोई ना कोई मिशन के बारे में क्वेश्चन हमेशा आता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? रिसेंटली इसरो ने एक्सपोसेट एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ये पिछले 6 महीने में तीसरा साइंटिफिक मिशन है। इसके पहले कौन कौन से 2 मिशन हुए थे? चंद्रयान 3.0 और दूसरा आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1 सन के लिए किया गया था, टू प्रोब द स्टडी ऑफ सन। चंद्रयान 3 हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग के लिए किया गया था। सक्सेसफुल मिशन है। और जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है वो है एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन। इसका पर्पस क्या है? टू स्टडी पोलराइज एक्स-रे एमिटेड इन द एस्ट्रोफिजिकल फेनोमेना। क्या है? टू स्टडी पोलराइज एक्स-रे एमिटेड इन एस्ट्रोफिजिकल फेनोमेना। मतलब हमें इसमें बेसिकली पोलराइज्ड एक्सरे जो कि एमिट होती है एस्ट्रोफिजिकल फेनोमेना में, उसकी स्टडी करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए ये मिशन को किया गया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है 2024 के प्रीलिम्स के लिए। क्यों है? क्योंकि अगर आप तीनों मिशन देखें तो सबसे अनइम्पॉर्टेंट मिशन कौन सा है? एक्सपोसेट। ठीक है, इसके आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा कम है और इसलिए ये ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको पूछ ले UPSC प्री में या फिर मेंस में, है ना। जो सबसे अनइम्पॉर्टेंट होता है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है UPSC की एग्ज़ाम्स के लिए। यहाँ पर हम समझते हैं सबसे पहले एक्स-रे के बारे में, फिर पोलराइजेशन के बारे में समझेंगे और फिर दोनों टर्म को समझने के बाद आपको आर्टिकल ईजिली समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा साइंस है, कोशिश करेंगे समझने की। एक्स-रे डिस्कवर्ड बाय विल्हेल्म कॉनराड रॉकटेन इन 1895। अभी CSIR की एग्ज़ाम आ रही है, उसमें जनरल साइंस है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरे किसने डिस्कवर किया था? विल्हेल्म कॉनराड रॉकटेन ने 1895 में। होता क्या है एक्सरे? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ हायर एनर्जी, हायर फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्टर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट। अगर आपको स्पेक्ट्रम याद हो तो उसमें विजिबल लाइट होती है, उसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है और वेवलेंथ होती है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो एक्सरे है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी एनर्जी, जिसकी फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट से ज़्यादा होगी। मतलब विजिबल लाइट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? एक्सरेज की। और जो वेवलेंथ है वो कम होगी। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम में इसकी क्या बता रहा है?
जगह को बता रहा है। अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। वो वेव्स है ना जो फॉर्म होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन से, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। फॉर एग्जांपल जितनी भी स्पेक्ट्रम में वेव्स होती हैं, यूवी हो गया, इंफ्रारेड हो गया, ये सारी जो वेव्स कहलाएगी, रेडियो एक्टिव वेव्स हो गई, ये सारी वेव्स क्या है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव्स कहलाती हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सरे। अगर आपको एक्सरे की एप्लीकेशन के बारे में जानना हो तो आपको खुद भी पता है, फोटोकॉपी निकालने में, है ना, इतनी ज़्यादा जो है एनर्जी होती है इसमें कि हमारे बॉडी के अंदर भी ये पेनिट्रेट कर जाती है। और फिर बॉडी का जो एक्सरे अपन निकालते हैं, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको पिक्चराइज करने के लिए एक्सरे का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सब इसकी एप्लीकेशन हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं पोलराइजेशन की। जो वेव्स होती हैं उनका वो बेसिकली पार्टिकल नेचर और वेव नेचर की होती है ना, बोथ नेचर की होती है, इसलिए वो पूरे कई सारे डायरेक्शन में क्या होती हैं, वाइब्रेट करती हैं। तो जनरली जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो इस तरीके से वाइब्रेट कर रही होती है, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में भी कर रही होती हैं। मान लीजिए एक मटेरियल लिया हमने और इससे हमने इस वेव को पास कराया और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अब ये मूव हो रही है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में ये जो वेव है वो मूव कर रही है ना। बाकी सारे जितने भी कंपोनेंट थे ट्रांसफ़र वेव के, वो मल्टीपल कंपोनेंट को हमने क्या कर दिया, मल्टीपल प्लेन में जो वेव मूव हो रही थी उसको हमने ख़त्म कर दिया। तो ये जो वेव कहलाएगी ये पोलराइज्ड वेव कहलाएगी। ठीक है, और इस वेव को क्या कहते हैं, अनपोलराइज्ड वेव। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर मटेरियल का यूज़ करके हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ वेव्स कर सकते हैं। बेसिकली जो पोलराइजेशन होगा वो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव का होता है, जो मल्टीपल डायरेक्शन में क्या होती है, प्रोपोगेट होती है, मल्टीपल डायरेक्शन में मूव होती है, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सरे जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके पोलराइजेशन की बात की जा रही है। उसके एक्सरे पोलराइज जो एक्सरे होगी जो एमिट कर रही है एस्ट्रोफिजिकल फेनोमेना में, उसकी स्टडी के लिए एक्सपोसैट मिशन को लॉन्च किया गया है। अब आगे बात करते हैं। इसरो लॉन्च द एक्सपोसैट इन 2-part मिशन ऑन बोर्ड अस PSLV ऑन इट्स 658 फ्लाइट ऑन जनवरी 1। जनवरी 1 को ये 2 स्टेज जो है 2-part मिशन जो है क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। The relative timing of these launches may be coincidence, but it is heartening because the ratio of scientific to technological mission ISRO has launched is skewed in the favor of latter at the expense of the research in the sense of discovery। अगर हम जनरल बात करें तो साइंटिफिक मिशन अपॉन टेक्नोलॉजिकल मिशन का जो रेशियो होता है इसरो जो लॉन्च करता है वो हमेशा टेक्नोलॉजिकल मिशन के फेवर में होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जनरली टेक्नोलॉजिकल मिशन ज़्यादा जो है इकॉनमी को बेनिफिट देते हैं। साइंटिफिक मिशन रिसर्च वाले होते हैं जिसके बेनिफिट लॉन्ग टर्म होते हैं, है ना। रिसर्च बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जो यूनिवर्स से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अभी जो पिछले 6 महीने में 3 मिशन हुए वो तीनों साइंटिफिक थे। तो रिसेंटली अगर देखें तो ये जो रेशियो है वो किसके तरफ टिल्टेड हुआ है, साइंटिफिक मिशन के। लेकिन जनरली जो मिशन के तरफ टिल्टेड होता है वो कौन के तरफ होता है, टेक्नोलॉजिकल मिशन के। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक नाविक हो जाएगा। नाविक से रिलेटेड कितने सारे सैटेलाइट इसरो ने भेजे। ठीक है, नाविक मतलब खुद का GPS तैयार कर रहा है इंडिया। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, टेक्नोलॉजिकल मिशंस हो जाएंगे। तो जनरली इसरो का जो लॉन्च है वो किसके फेवर में होता है, टेक्नोलॉजिकल मिशन के फेवर में होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो साइंस ओरिएंटेड मिशन होते हैं, जो कि रिसर्च ओरिएंटेड मिशन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपोसैट की बात करें तो ये ओनली सेकंड स्पेस बेस्ड एक्सपेरिमेंट है जो कि एक्सरे पोलराइजेशन की स्टडी कर रहा है और एट अ हायर एक्सरे एनर्जी। ठीक है, तो पहला कौन सा है, नासा का इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर है जो कि पहला ऐसा मिशन है जो कि स्टडी कर रहा है एक्सरे पोलराइजेशन की, और रिलेटिवली जो एक्सपोसैट है उससे कम एनर्जी वाली एक्सरेज की स्टडी कर रहा है। इसमें 2 पेलोड हैं। पोलिक्स पेलोड जो कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी वाले एक्सरेज को क्या करेगा, ट्रैक डाउन करेगा। 8 से 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रेंज वाले एक्सरे को ट्रैक डाउन करेगा। उसी तरीके से एक्सपेक्ट जो पेलोड है जो कि UR
राव सैटेलाइट सेंटर के द्वारा जो है प्रिपेयर किया गया है, बनाया गया है, वो किसको करेगा स्टडी? एक्सरे ऑफ एनर्जी 0.8 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एंड चेंजेस इन कंटिन्यूस एक्सरे एमिशन, ये चीज़ों को क्या करेगा? दोनों पेलोड स्टडी करेंगे। तो अगर हम बात करें दोनों मिलके टुगेदर क्या करेंगे? दे आर एक्सपेक्टेड टू शेड लाइट ऑन इंटेंस एक्सरे सोर्सेज सच एज पल्सर एंड ब्लैक होल्स। ब्लैक होल से जो भी एमिटेड हो रही है एक्सरेज, उसकी स्टडी करने में जो है मदद करेगा बेसिकली हमारा एक्सपोसेट। ठीक है, पल्सर से रिलेटेड क्वेश्चन 2023 में आपको पूछा गया था। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, स्टैटिक है ये। ठीक है, स्टैटिक आपको अलग से प्रिपेयर करना है। करंट में चीज़ें आती हैं, न्यूज़ आती है, जैसे कि अब यहाँ पर पल्सर और ब्लैक होल रिलेटेड आपको दिख गई चीज़ें, तो हो सकता है आपको ब्लैक होल के बारे में इस बार पूछ ले, लेकिन आपको स्टैटिक में ये सारी चीज़ें कवर करनी होगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देन अगेन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्क्यू इज़ अ रिमाइंडर दैट इसरो अमंग द वर्ल्ड स्पेस क्राफ्ट फेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ यूनिक नीड एंड प्रायोरिटीज़। ठीक है, तो जो साइंस टेक्नोलॉजी वाला रेशियो है वो हमारा रिमाइंडर है कि जो इसरो है उसकी प्रायोरिटीज़ बहुत यूनिक है, बहुत ज़्यादा अलग है। दिस इज़ एग्जाम्प्लीफाइड बाय द सेकेंड पार्ट ऑफ द 658 मिशन। ये हम जो है एग्जाम्प्लीफाइड कर सकते हैं, ये किसके एग्जाम्पल से हमें पता चल सकता है? जो सेकेंड पार्ट ऑफ मिशन था 658 मिशन, इसमें क्या हुआ था? पहले तो एक्सपोसेट को हमने 650 किलोमीटर पर सर्कुलर ऑर्बिट पर छोड़ के आ गए और उसके बाद 4 स्टेज ऑफ द रॉकेट लोवर्ड इटसेल्फ इनटू 350 किलोमीटर हाई ऑर्बिट एंड अनफर्ल्ड सोलर पैनल। ठीक, सबसे पहले तो हमने 650 किलोमीटर पे एक्सपोसेट को लॉन्च कर दिया, इस सर्कुलर ऑर्बिट पे ये घूम रहा है। ठीक, अब हम वापस आए और 350 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे वापस पहुंचने के बाद हमने क्या किया? यहाँ पर हम लोअर आए और यहाँ पर 4th स्टेज मिशन हुआ। ठीक है, जो लास्ट स्टेज है, जो इंजन वाला मिशन है ना, उसमें भी हमने कुछ पेलोड डाल के रखे थे और इस जगह पे 350 किलोमीटर हाइट पे ये बेसिकली क्या करेगा? एक रूडिमेंट्री सैटेलाइट और ऑर्बिटल टेस्ट बेड का काम करेगा। यहाँ पर जो C58 है यहाँ पर घूमेगा, है ना, अपने साथ जो पेलोड लाया है उसके लिए एक्सपेरिमेंटल और टेस्ट बेड का काम करेगा, ऑर्बिटल टेस्ट बेड का, फॉर द 10 पेलोड्स इट कैरिड। दिस आर अ रेडियो पेलोड बाय KJ Somaiya Institute of Technology, LBS Institute of Technology for Women, a green CubeSat propulsion unit, a green monopropellant thruster, a tantalum-based radiation shield, etc. all from private entities and from ISRO centers। ठीक है, तो ये 10 अलग अलग पेलोड लेके आ रहा है। 350 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे पहुंचने के बाद 4 स्टेज मिशन शुरू हुआ, जहां पर जो 4th स्टेज मिशन में हमारा जो मॉड्यूल था लास्ट, वो क्या करेगा? एज अ काम करेगा एक्सपेरिमेंटल ऑर्बिटल टेस्ट बेड की तरह, और यहाँ पर जितने भी पेलोड हैं वो अपने अपने एक्सपेरिमेंट का काम करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसा तीसरी बार हुआ है जब इसरो ने 4th स्टेज ऑपरेशन लॉन्च किए हो। पहली बार जो है नहीं हुआ है, ये तीसरी बार ऐसा हुआ है जब 4th स्टेज क्या हो? PSLV ऑपरेशन लॉन्च हुए हो। एज सच द 658 मिशन रिप्रेजेंट अ यूनिक यूनियन ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ प्रोफेशनल साइंटिस्ट, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स ऑफ साइंस एंड इंडिया प्राइवेट स्पेस फ्लाइट सेक्टर। ठीक है, तो जो C58 मिशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनियन ऑफ एस्पिरेशन ऑफ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट हैं उनकी एस्पिरेशन भी दिखा रहा है, जो एस्पायरिंग साइंटिस्ट हैं उनकी एस्पिरेशन दिखा रहा है, और जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी एस्पिरेशन भी दिखा रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इसरो की प्रायोरिटीज़ और नीड्स जो है इंडिया की वो कितनी यूनिक है। टेक्नोलॉजिकल मिशन और साइंटिफिक मिशन दोनों को एक साथ कर पाना, है ना, इतना आसान नहीं है, और दोनों नीड्स को फुलफ़िल करने में लगा है इसरो। होपफुली आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियाज़ 1991 क्राइसिस एंड द RBI गवर्नर्स रोल। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS4 एथिक्स मीन्स के पर्सपेक्टिव से, GS3 इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। ऐसे के पर्सपेक्टिव से और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे में आप यूज़ कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, एथिक्स में यूज़ कर सकते हैं। करेज ऑफ कन्विक्शन में आपको एन एग्ज़ाम्पल देना है तो आप IAS का फॉर्मर RBI गवर्नर का एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? S
वेंकट रमनन की बात की जा रही है, जो कि फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं और आईएएस रह चुके हैं, सिविल सर्वेंट हैं। बेसिकली इनका जो कार्यकाल है 1990 से दिसंबर 1992 के बीच में रहा है। इसी समय में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी इंडिया में हुआ था, उसमें इनकी भूमिका के बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली ये न्यूज़ में क्यों हैं, क्योंकि ये रिसेंटली पास्ट अवे हो चुके हैं, रिसेंटली इनका देहांत हो चुका है, शांत हो गए हैं, इसलिए जो है ये आर्टिकल आया हुआ है। ठीक है, शुरू करते हैं, इनके योगदान के बारे में बात करते हैं। ये इनकी लीडरशिप को आप जो है ऐसे में भी यूज़ कर सकते हो, GS4 एथिक्स में भी आप यूज़ कर सकते हो। शुरू करते हैं। स्टार्टिंग इन द लेट 1990s इंडिया फेस सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रेस। 1990s में ही जो है 1990 में ही बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इसके दो रीजंस थे। एक तो जो रेमिटेंस आ रहा था वो पूरी तरीके से कम हो चुका था। इसका मतलब जो डॉलर इंडिया को मिल रहे थे रेमिटेंस के थ्रू, है ना, जो बाहर लोग काम करके पैसा भेजते थे वो नहीं आ रहा था, तो डॉलर इंडिया के पास बचा नहीं। दूसरा, उस समय कुवैत पर इराक ने अटैक कर दिया था। चूँकि कुवैत पर अटैक हुआ इराक के द्वारा तो जो ऑयल प्राइसेस थे वो बहुत तेज़ी से बढ़ चुके थे, है ना। जैसे अभी पैलेस्टीन इजराइल इशू में भी थोड़ा बहुत ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो बहुत बड़े थे। इसके पहले यूक्रेन रशिया वॉर में भी ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े थे। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और दोनों ही तेल वाली कंट्री है, तो ऑब्वियस था कि ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे। अब क्या हुआ कि इंडिया जो है 80% ऑयल तो इंपोर्ट करता था, तो इंडिया का जो इंपोर्ट था वो बढ़ गया। ठीक है, और जो एक्सपोर्ट या फिर डॉलर है जो इंडिया के पास रिजर्व थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे। और अगर हम बात करें उस समय करंट अकाउंट डेफिसिट की, तो करंट अकाउंट डेफिसिट 3% ऑफ जीडीपी लेवल पहुंच चुका था, जो पिछले 2 डिकेड का हाईएस्ट था। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया था कि इंडिया डिफ़ॉल्ट कर जाएगा अपने एक्सटर्नल पेमेंट ऑब्लिगेशन पर, जो भी वो तेल बुला रहा है उसका पैसा वो चुका नहीं पाएगा। इट वॉज एट दैट मोमेंट दैट द आरबीआई लेड बाय मिस्टर वेंकटरमनन प्लेड अ स्टेयरिंग रोल। इस मोमेंट पर जो आरबीआई के गवर्नर थे एस वेंकटरमनन, उन्होंने स्टेयरिंग रोल प्ले किया है। उनका रोल और योगदान अतुलनीय था, विच इन इफेक्ट केम टू प्लेजिंग इट्स गोल्ड टू इंटरनेशनल बैंक फॉर हार्ड करेंसी लोन। यही थे जिन्होंने आरबीआई के उस समय यही गवर्नर थे जिन्होंने डिसाइड किया था कि इंडिया का जो गोल्ड है उसको मॉर्गेज की तरह यूज़ किया जाए और हार्ड करेंसी के फॉर्म में लोन लिया जाए। ठीक है, तो हालांकि बहुत लोग इनका मजाक भी उड़ाते हैं कि इन्होंने देश का जो है सोना गिरवी रखवा दिया, लेकिन ये मूव अच्छा क्यों था इसको अभी समझेंगे। इन अप्रैल 1991 द गवर्नमेंट रेज 200 मिलियन फ्रॉम द यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड थ्रू अ सेल और विथ अ रीपर्चेज ऑप्शन ऑफ 20 टन ऑफ गोल्ड कॉन्फिस्केटेड फ्रॉम स्मगलर। जुलाई 1991 में 47 टन ऑफ गोल्ड टू द बैंक ऑफ इंग्लैंड टू रेज अनदर 405 मिलियन। ठीक है, तो इस तरीके से पहले जो है 200 मिलियन रेस किया यूनियन बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड से, वहाँ पर गोल्ड को जो है क्या किया गया, मॉर्गेज की तरह यूज़ किया गया। उसके बाद फिर जुलाई में इंग्लैंड बैंक ऑफ इंग्लैंड से 405 मिलियन डॉलर जो है पैसा रेस किया गया। इससे क्या हुआ, इससे ऑब्वियसली इंडिया ने अपने जो क्रेडिटर्स हैं और इंटरनेशनल डोनर हैं उनका पैसा वापस चुका दिया। ठीक है, तो अपन ने डिफ़ॉल्ट नहीं किए। बहुत सारे लोगों ने इस एक्ट को, है ना, उनका मजाक भी उड़ाया, पर ये जो है उस समय के हिसाब से इट्स एन एक्ट ऑफ करेज। ठीक है, ये आप एथिक्स में GS4 में लिख सकते हैं, जहाँ पर अब करेज ऑफ कन्विक्शन आता है उसमें इनका एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं एस वेंकटरमनन का, और 4 लाइन आप यूज़ करके लिख सकते हैं प्रॉपरली कि 1991 में जो गोल्ड को मॉर्गेज किया गया था वो इनके द्वारा किया गया था, डिसाइड किया गया था, एंड इंडीड इट वाज द स्मार्टेस्ट इकोनॉमिक मैनेजमेंट। उस समय के हिसाब से, वो परिस्थितियों के हिसाब से ये जो मूव था ये मास्टर स्ट्रोक था। क्यों था, क्योंकि इंडिया का पता है 80% जो है ऑयल इंपोर्ट होता है। अगर इंडिया डिफ़ॉल्ट कर जाता तो इंडिया को कोई ऑयल नहीं देने वाला था, ऑब्वियस है। ऑयल नहीं देता पूरी इकोनॉमी ठप हो जाती, पूरी इकॉनमी ठप हो जाती, तो पैसा कहाँ से लाते, आगे के लिए कुछ करते कैसे। ठीक है, तो इसलिए डिफ़ॉल्ट ना हो,
कुछ ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए, कुछ समय मिल जाए, ताकि इंडिया जो है अपने रिफॉर्म्स कर ले, उसके हिसाब से अगर हम देखें, है ना, इस बैकड्रॉप में अगर हम देखें, तो ये जो मूव था ये अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक मूव था। इसके अलावा उनका जो सेकंड बहुत बड़ा योगदान रहा है वो करंट अकाउंट डेफिसिट को 3% से 0.3% पर ले जाने में रहा है। उनके कुछ मूव हैं जिसको हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, RBI had begun a program of import compression implemented mainly via raising the cash margin on import। ठीक है, तो चूंकि import बहुत ज़्यादा हो रहा था तो import compression करना शुरू कर दिया था RBI ने। ठीक है, import compression मतलब इस ऐसे जो है चीज़ें की जा रही थी जिससे import कम हो इंडिया में। ठीक है, तो कैसे किया था, उसमें कैश मार्जिन ऑन इम्पोर्ट्स बढ़ा दिया गया था। कैश मार्जिन ऑन इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, ये टर्म आपको समझने की ज़रूरत है। आपके प्रीलिम्स में हो सकता है कभी आ जाए। जब आप कैश कुछ भी इंपोर्ट करते हैं तो आपको बैंक के पास कुछ पैसा रखवाना पड़ता है। जब आप किसी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं ना, जो आप बैंक के पास, RBI के पास कुछ पैसा रखवाएंगे तभी चीज़ें इंपोर्ट होगी। एक्सिम बैंक के पास आपने कुछ पैसा रखवाया तभी आप यहाँ से माल बुलवा पाएंगे। ठीक है, तो ये जो पैसा रखवाना है, कैश मार्जिन, ये कौन डिसाइड करता है, RBI। ये कितना हो सकता है, 100% भी हो सकता है ना। 100% टू द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट, 10% टू द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट भी हो सकता है। मान लो 100 की चीज़ बुलाई तो या 10 रुपये होगा या फिर 100 रुपये तक भी हो सकता है। मतलब जितना का आप बुला रहे हो उतना पैसा पहले यहाँ रखना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है, ये पैसा लोगों के पास होता नहीं है, लोग बुलवाते हैं, उसको बेचते हैं और फिर पैसा जो है कमा कर वापस पैसा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन अगर हमने कैश मार्जिन और इंपोर्ट्स बढ़ा दिया तो जो इंपोर्ट होंगे वो उसका परसेंटेज कम होता चला जाएगा। उस टाइम के हिसाब से ये जो मूव था काफ़ी इंटेलिजेंट मूव था। और कैश मार्जिन और इंपोर्ट को जो RBI है उन्होंने अंडर मिस्टर वेंकटरमनन 4 गुना बढ़ा दिया था। इसके 4 गुना बढ़ाने से जो CAD है वो 1 साल के भीतर 3% से 0.3% पर आ चुका था। ऑलमोस्ट अगर देखें तो जो फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गई थी, क्योंकि इंडिया की जो डेट पेमेंट है अब वो कुछ बचे नहीं थे। ठीक है, सिर्फ तेल के लिए लग रहा था। हालांकि इनका जो कार्यकाल है उसको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, क्योंकि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है वो मनमोहन सिंह के समय शुरू हुए थे, और जो कि वाटरशेड मूवमेंट भी था, नो डाउट वाटरशेड मूवमेंट था वो, पर इनका जो लीडरशिप है वो भी अपने आप में, है ना, उस समय के क्राइसिस के हिसाब से काफ़ी बड़ा योगदान है। इनकी लीडरशिप को भी याद करना काफ़ी ज़रूरी है। एक और रीज़न है इनको उतना क्रेडिट नहीं मिलता, क्योंकि जो हर्षद मेहता का कांड हुआ था, स्कैंडल, वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, तो आप ये जो लाइनें हैं इसको आप लिख सकते हैं GS और एथिक्स 4 में। ठीक है, क्या क्या लाइन है, अंडर हिज लीडरशिप RBI इम्प्लीमेंटेड import compression measure by raising cash margin on import. This stringent strategy significantly reduced the current account deficit, stabilizing the balance of payment. ये हम explain कर चुके हैं। He also displayed openness by inviting diverse opinion and expert including critical voices to discuss critical economic matter. ठीक है, तो उनने जो लीडरशिप दिखाई है वो कैसे दिखाई है, डाइवर्स ओपिनियन को इन्वाइट किया है, क्रिटिकल इकोनॉमिक मैटर को डिस्कस करने के लिए क्रिटिकल वॉइसेस को भी, जो उनके अपोज में बोल रही थी, उनको भी क्या किया है, इनवाइट किया था। ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है एन इंक्लूसिव एंड नॉन हियरार्कल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। ये लीडरशिप की क्वालिटी होना चाहिए। एक लीडर की क्वालिटी ये होना चाहिए कि जो भी डिसीजन मेकिंग हो सारे स्टेक होल्डर को इंक्लूड करके, जो आपके अपोज में बोल रहे हैं उनको भी, जो माइनॉरिटी में है वो भी, जो मेजॉरिटी में है वो भी, एक नॉन हियरार्कल अप्रोच जो है डिसीजन मेकिंग में अपनानी चाहिए। और ये लाइन आप बिल्कुल हर किसी लीडर के लिए लिख सकते हैं। जो भी आप अपने आपको ऐसे GS 4 में या ऐसे में आता है तो ये जो चीज़ें हैं आप लीडरशिप के लिए लिख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है ना, बेसिकली लाइन है, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा लास्ट आर्टिकल है व्हाई डिड FIU IND एक्ट अगेंस्ट वर्चुअल एसेट प्रोवाइडर्स। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है 2024 के लिए। इसमें हम FIU के बारे में बात करेंगे जो आपको प्री में पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम जो वर्चुअल एसेट प्रोवाइडर हैं
वो अंडर पीएमएलए के आ रहे हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का, उसमें क्या चेंजेस किए थे 2023 में, उसकी हम चर्चा करेंगे और ये आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। शुरू करते हैं आर्टिकल। न्यूज़ में क्यों है? द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIU IND इशू शो कॉज नोटिसेस टू 9 ऑफशोर वर्चुअल डिजिट एसेट प्रोवाइडर्स इंक्लूडिंग Binance, KuCoin, Bitfinex, मैक्स ग्लोबल अमॉन्ग अदर्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या किया है, FIU इंडिया ने शोकॉज नोटिस जारी किया है 9 ऑफशोर वर्चुअल डिजिट एसेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक्सचेंज हैं। किसके? क्रिप्टो के। ये क्या कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बाइंग एंड ट्रेडिंग एंड सेलिंग, ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही है? इस पर्टिकुलर एक्सचेंज में। ठीक है, तो ये जितने भी एक्सचेंज हैं जिनको नोटिस प्रोवाइड किया गया है, इनकी इंडिया में प्रेजेंस नहीं है। कहाँ पर है? ऑफशोर है प्रेजेंस, मतलब इंडिया के बाहर इनकी प्रेजेंस है। तो इंडिया के बाहर प्रेजेंस होने के बावजूद भी FIU IND ने इनको क्या किया है? शो कॉज नोटिस दिया है। क्या कहा है? दिस वॉज फॉर ऑपरेटिंग इलीगली विदाउट कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये लोग जो है कंप्लाई नहीं कर रहे थे। कौन से एक्ट को? प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को। ठीक है, क्यों कैसे जो है हम एक ऑफशोर एक्सचेंज को क्या कर रहे हैं? नोटिस भेज रहे हैं। इंडिया में इसकी प्रेजेंस है नहीं, इंडिया में प्रेजेंस नहीं है, लेकिन इंडिया में बिजनेस तो कर रहा है ना। इसलिए जो है 2003 में वर्चुअल डिजिट एसेट सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया वर ब्रॉट अंडर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑब्लिक काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म रेगुलेशंस। ठीक है, तो जो वर्चुअल डिजिट एसेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो भी एक्सचेंजेस हैं, उनको 2023 में PMLA एक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया था। दे वर मैंडेटेड टू कंप्लाई विद द PMLA 2002, वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ ऑन बोर्डेड क्लाइंट एंड मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ देयर फाइनेंशियल पोजीशन एंड पोटेंशियली सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो उन्हें जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके अंदर उन्हें कुछ चीज़ें कंप्लाई करनी थी। फॉर एग्जांपल, जितने भी उनके क्लाइंट हैं, ऑन बोर्डेड क्लाइंट्स है ना, जो कि क्रिप्टो एक्सचेंज में भाग ले रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके सबसे पहले तो आइडेंटिटीज़ को वेरीफाई करना है ना, प्रॉपर जो भी लोग होंगे है ना, उनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। दूसरा, उनके जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना ज़रूरी है, और पोटेंशियली अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है तो उसको भी इन्हें जांचना और चेक करना ज़रूरी है। दिस ऑब्लिगेशन अप्लाइज टू ऑल VDA ऑपरेटिंग इन इंडिया इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल प्रेजेंस। ये जो ऑब्लिगेशन है वो सारे वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए है, जो कि इंडिया में जिनकी प्रेजेंस है, भले ही उनकी फ़िज़िकल प्रेजेंस हो या ना हो, लेकिन जितने भी ऐसे VDA SPs हैं जो कि ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, उन सारे एंटिटीज़ को क्या करना होगा? PMLA एक्ट फॉलो करना होगा। और चूंकि वो फॉलो नहीं कर रहे थे, इसलिए जो है उन्हें शो कॉज नोटिस इशू किया गया है। अब बात कर लेते हैं FIU IND। ये 2024 प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या है? इट इज़ इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2004। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर इसे बनाया गया है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को क्या करना है? इसे रिसीव करना है, प्रोसेस करना है, एनालाइज करना है और डिसेमिनेट करने का काम कौन करता है? FIU IND। ठीक है, इट कलेक्ट डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज बैंक, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेटर, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड एनालाइज टू इंडिकेट पॉसिबल मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो सारी छोटी छोटी सोर्सेज से, अलग अलग सोर्सेज से ये डेटा कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है और देखता है कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है। ये इसका बेसिकली क्या है? पर्पस है। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी दैट रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल अंडर फाइनेंस मिनिस्टर। जो EIC काउंसिल है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं? लेड करते हैं, उसके अंदर ये इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या था? आर्टिकल था, लास्ट आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।